Press the bell icon on the YouTube app and never miss another update. वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल राजेश गुप्ता क्लासेस। आज हम एक चैप्टर पढ़ाएंगे डेप्रिसिएशन। ये डेप्रिसिएशन आपको क्लास 11 में भी चलता है और बीकॉम में भी चलता है। तो इसमें क्लास 11 का शुरुआती पोर्शन क्लास 11 बीकॉम सबके लिए है और कुछ पोर्शन सिर्फ बीकॉम के लिए होगा, जो अभी हम बोर्ड में लिखेंगे तो आप लोगों को पता चल जाएगा क्या बीकॉम में पढ़ना है और क्या 11 में पढ़ना है। ठीक है, तो चलिए सबसे पहले हम लिखते हैं डेप्रिसिएशन। ये हो गया चैप्टर का नाम। ठीक है, देखिए डेप्रिसिएशन क्या है, यहाँ लिखते हैं डेप्रिसिएशन इज नॉट अ कैश एक्सपेंडिचर बट इट्स अ प्रोविजन अगेंस्ट लॉस ड्यू टू यूजेज ऑफ एसेट्स। देखिए डेप्रिसिएशन क्या है, डेप्रिसिएशन कोई कैश खर्चा नहीं है, डेप्रिसिएशन एक प्रोविज़न है। हम लोग जो एसेट्स को यूज़ करते हैं वो एसेट्स क्या होता है, गिर जाता है तो वो एक मेरे लॉस है, तो लॉस के अगेंस्ट पे प्रोविज़न है डेप्रिसिएशन। ठीक है, तो हर कंसर्न को क्या होता है, डेप्रिसिएशन काटना पड़ता है, क्योंकि बिना डेप्रिसिएशन का एसेट्स का करंट कॉस्ट पता चल ही नहीं सकता। ठीक है, इसलिए डेप्रिसिएशन को हम लोग क्या बोलते हैं, इट्स आर नॉट अ कैश एक्सपेंडिचर बट इट्स अ प्रोविजन अगेंस्ट लॉस ड्यू टू यूजेज ऑफ एसेट्स। ठीक है, तो देखिए यहाँ पर लिखेंगे फिर हम लोग एवरी बिजनेस कंसर्न प्रोवाइड डेप्रिसिएशन ऑन देयर फिक्स्ड एसेट्स to know the current value of the assets। अभी एसेट्स का करंट पोजीशन वैल्यू क्या है ये जानने के लिए हम लोग क्या करते हैं, डेप्रिसिएशन लगाते हैं। ठीक है, तो देखिए जब डेप्रिसिएशन हम लोग पढ़ेंगे तो सबसे पहले जानना होगा कि डेप्रिसिएशन क्यों होता है और डेप्रिसिएशन का यूज़ क्या है। तो पहले हम लोग लिखेंगे कॉजेज ऑफ डेप्रिसिएशन। कॉजेज ऑफ डेप्रिसिएशन ये होता है, और एक होता है आपको नीड ऑफ डेप्रिसिएशन। डेप्रिसिएशन का नीड क्या है, क्यों काटते हैं। देखिए कॉजेज क्या होता है, किस कारण से डेप्रिसिएशन होता है। एक नंबर होता है कांस्टेंट यूज ऑफ एसेट्स, ये हो सकता है। सेकंड होता है एक्सपायरी ऑफ द डेट। तीसरा आपका होता है ऑब्सोलेंस। चौथा होता है ड्यू टू एक्सीडेंट। पांचवा होता है फॉल इन मार्केट प्राइस। और छठा होता है चेंजेस इन इकोनॉमिक एक्टिविटी। तो क्या क्या बताएं, कॉजेज ऑफ डेप्रिसिएशन में बताएं कांस्टेंट यूज़ ऑफ द एसेट। एसेट का कांस्टेंट यूज़ करने से क्या होता है, डेप्रिसिएशन होता है। एक्सपायरी ऑफ द डेट, अगर डेट पार हो गया, एक्सपायर हो गया समय, तो भी डेप्रिसिएशन होता है। ऑब्सोलेंस, टूट फूट जाना, खराब हो जाना, इसमें आता है। एसेट का मानी एक्सीडेंट हो गया तो एक्सीडेंट में भी डेप्रिसिएशन कॉज हो जाता है। फॉल इन मार्केट प्राइस, बाजार में अचानक वैल्यू गिर गया, जैसे मानिए आप कहीं इन्वेस्टमेंट किए हुए हैं, इस इन्वेस्टमेंट का वैल्यू अचानक गिर जाए तो उसको भी हम लोग डेप्रिसिएशन के काइंड में ला सकते हैं। ठीक है, और चेंजेस इन इकोनॉमिक एक्टिविटी। अब नीड ऑफ डेप्रिसिएशन क्या है, नीड क्या है, क्यों करते हैं डेप्रिसिएशन। सबसे पहला होता है टू एजरटेन द प्रॉफिट एंड लॉस ऑफ द बिजनेस। बिजनेस का प्रॉफिट एंड लॉस जानते हैं, पहला कारण ये हो गया। सेकंड हो गया टू शो द ट्रू और प्रेजेंटेशन ऑफ ट्रू फाइनेंशियल स्टेटमेंट। तीसरा हम लोग लिख सकते हैं रिप्लेसमेंट ऑफ एसेट्स। चौथा लिख सकते हैं टू नो द कॉस्ट ऑफ प्रोडक्शन। बहुत सारा कारण है तो हम चार्ट ही लिखते हैं। ठीक है, देखिए क्या बोले, बिजनेस का सही प्रॉफिट एंड लॉस जानने के लिए
डिप्रीशिएशन का जरूरत पड़ता है। फाइनेंशियल पोजीशन स्टेटमेंट को ट्रू स्टेटमेंट को अगर प्रोड्यूस करना है, दिखाना है, तो उसके लिए भी डिप्रीशिएशन चाहिए। रिप्लेसमेंट ऑफ एसेट, अगर एसेट को हम बदलना चाहते हैं तो भी डिप्रीशिएशन का जरूरत पड़ता है। टू नो द कॉस्ट ऑफ प्रोडक्शन, एक्चुअल कॉस्ट ऑफ प्रोडक्शन क्या है ये जानने के लिए भी डिप्रीशिएशन का जरूरत पड़ता है। तो ये हम बता दिए आपको कॉजेज ऑफ डिप्रीशिएशन, डिप्रीशिएशन लगने का कारण क्या क्या बताएं। कांस्टेंट यूज ऑफ एसेट, एक्सपायरी ऑफ द डेट, ऑब्सोलेंस, एक्सीडेंट, फॉल इन मार्केट प्राइस, चेंजेस इन इकोनॉमिक एक्टिविटी। ये आपको 6 कारण बताएं। और नीड क्या बताएं, टू एजरटेन द प्रॉफिट एंड लॉस ऑफ द बिजनेस, टू शो द ट्रू और प्रेजेंटेशन ऑफ ट्रू फाइनेंशियल स्टेटमेंट, रिप्लेसमेंट ऑफ एसेट एंड टू नो द कॉस्ट ऑफ प्रोडक्शन। ठीक है, अब हम लिखेंगे कि डिप्रीशिएशन में हमको क्या क्या पढ़ना है। देखिए अब हम पढ़ेंगे मेथड्स ऑफ प्रोवाइडिंग डिप्रीशिएशन, इसमें क्या क्या हमको पढ़ना है। ठीक है, तो देखिए मेथड्स ऑफ प्रोवाइडिंग डिप्रीशिएशन, क्या क्या पढ़ना है हमको, क्या क्या मेथड होता है। पहला होता है फिक्स्ड इंस्टॉलमेंट मेथड, या इसका दूसरा नाम है ओरिजिनल कॉस्ट मेथड, या तीसरा नाम है स्ट्रेट लाइन मेथड। शॉर्ट में बोलते हैं SLM। ठीक है, दूसरा पढ़ना है डिमिनिशिंग बैलेंस मेथड, या रिड्यूसिंग बैलेंस मेथड, या रिटर्न डाउन वैल्यू मेथड, इसको शॉर्ट बोलते हैं WDV। तीसरा पढ़ेंगे हम डिप्रिसिएशन फंड मेथड, चौथा होगा एन्युटी मेथड, पांचवा होता है इंश्योरेंस पॉलिसी मेथड, छठा होता है आपका मशीन अवॉर्डेड मेथड, सातवां होता है रिप्लेसमेंट कॉस्ट मेथड, आठवां होता है ग्लोबल मेथड, नौवां होता है डिप्लेशन मेथड। तो मोटा मोटी और एक दो मेथड है। ठीक है, तभी हम इतना ही लिखे जितना हमको पढ़ाना है। तो देखिए ये जो आप देख रहे हैं 3 नंबर से लेके जो हम 9 तक आए हैं, और 1 और 2 जो है ये क्लास 11 में भी है, क्लास 11 का है, और यहाँ से लेके यहाँ तक जब जोड़ेंगे तो बीकॉम के लिए पूरा है। बीकॉम सेमेस्टर 2 में आपका पूरा पढ़ना है। तो पहला जो 2 मेथड हम बताए हैं वो 2 मेथड हमको 11 कॉमर्स में पढ़ना है, और टोटल मेथड जो हमको पढ़ना है बीकॉम में। ठीक है, अब इसमें देखिए 11 कॉमर्स में क्या होगा या बीकॉम में क्या होगा, थोड़ा सा हम यहाँ पर बताते हैं आपको। जैसे 11 कॉमर्स में हम लोग एक चीज़ एक्स्ट्रा पढ़ेंगे, प्रोविज़न फॉर डिप्रिसिएशन, ये भी पढ़ना होगा 11 में, और एक पढ़ेंगे डिस्पोजल ऑफ एसेट, ये 2 इसके साथ ऐड हो जाएगा। ठीक है, ये इसी मेथड का अंदर है। और इसमें जो हम लोग पढ़ेंगे एक इसमें एक्स्ट्रा जोड़ेंगे रेट्रोस्पेक्टिव मेथड, ये भी आपका स्ट्रेट लाइन या डिमिनिशिंग में चलेगा, लेकिन इसका तरीका क्या होगा, जो कोई मेथड मतलब ये निकालने का मेथड नहीं है, ये क्वेश्चन जब आएगा उसको बनाने का एक मेथड आएगा। तो प्रोविजन फॉर डिप्रिसिएशन भी क्या है, एक बनाने का तरीका है। ये कोई ये जितना आप देख रहे हैं ये सारा मेथड्स है डिप्रिसिएशन प्रोवाइड करने का। और सिलेबस में जो पढ़ना होगा 11 के बच्चों को, तो ये पढ़ना होगा, ये पढ़ना होगा, और ये दोनों चीज़ पढ़ना होगा। जबकि बीकॉम के बच्चों को सारा चीज़ पढ़ना होगा, उसके साथ एक आएगा जुटेगा रेट्रोस्पेक्टिव मेथड, जिसको हम लोग अलग से पढ़ेंगे। ठीक है, तो चलिए इसका हम एक एक करके लिखते हैं, उसका स्टार्ट करते हैं। देखिए पहला हम लिखेंगे फिक्स्ड इंस्टॉलमेंट मेथड, इसके बारे में थोड़ा सा समझाएंगे। फिक्स्ड इंस्टॉलमेंट मेथड या स्ट्रेट लाइन मेथड, शॉर्ट में क्या बोलते हैं, इसको क्या बोलते हैं हम लोग, SLM। देखिए अंडर दिस मेथड
depreciation always charged on its original cost, so it's also called as original cost method। क्या लिखे इसमें कि इस मेथड में डेप्रिसिएशन हमेशा क्या होता है, एसेट्स का ओरिजिनल कॉस्ट में निकाला जाता है, जो मूल दाम है, इसलिए इसको हम लोग क्या बोलते हैं, ओरिजिनल कॉस्ट मेथड। चलिए एक छोटा एग्जांपल दे देते हैं। मान लीजिए फॉर एग्जांपल कॉस्ट ऑफ अ मशीनरी मैंने लिखा है 50,000, डेप्रिसिएशन चार्ज एट द रेट ऑफ 10% बाई SLM स्ट्रेट लाइन मेथड। तो अगर फाइंड डेप्रिसिएशन फॉर 3 ईयर्स, अगर 3 साल का डेप्रिसिएशन निकालना तो कैसे निकालेंगे, तो देखिए हम लोग यहाँ आ जाते हैं। जैसे मानिए फर्स्ट ईयर ये 50,000 का एसेट है, 10% निकाल लीजिए, कितना हो गया 5,000। जब सेकेंड ईयर में हम लोग निकालेंगे डेप्रिसिएशन तो भी क्या होगा, इस 50,000 पे 10% निकालिए तो भी कितना होगा 5,000। और थर्ड ईयर में जब निकालेंगे तब भी क्या करेंगे, इसी 50,000 पे निकालेंगे। बार बार ओरिजिनल कॉस्ट में निकालते हैं, इसलिए इसको क्या बोलते हैं, ओरिजिनल कॉस्ट मेथड। देखिए क्या किए बस समझिए। जैसे हम यहाँ का लिखिए कॉस्ट ऑफ मशीन 50,000, डेप्रिसिएशन चार्ज 10% बाई स्ट्रेट लाइन मेथड। तो पहला साल जब काटेंगे 50,000 का 10% 5,000, सेकेंड ईयर जब हम निकालेंगे फिर 50,000 का 10% 5,000, और थर्ड ईयर में जब निकालेंगे फिर 50,000 का 10% 5,000। यानी हर साल क्या हो रहा है, ओरिजिनल कॉस्ट पे कटते जा रहा है, इसलिए डेप्रिसिएशन क्या है, एक समान आ रहा है ना, इसलिए इसको हम क्या बोलते हैं, स्ट्रेट लाइन मेथड या ओरिजिनल कॉस्ट मेथड। ठीक है। अब एक चीज़ यहाँ लिखते देखिए, सम टाइम इन क्वेश्चन रेट ऑफ डेप्रिसिएशन इज नॉट गिवन। कभी कभी क्वेश्चन में क्या होगा कि डेप्रिसिएशन का रेट आपका नहीं दिया रहेगा। जैसे यहाँ पर लिखे हम डेप्रिसिएशन का रेट कितना है 10%, ये नहीं दिया रहेगा। बट कॉस्ट ऑफ एसेट्स गिवन टुगेदर इट्स लाइफ टाइम and scrap value, then depreciation calculated एज, क्या लिखे देखिए, कभी कभी क्वेश्चन में आपको डेप्रिसिएशन का रेट नहीं दिया रहेगा। जिसमें हम 10% लिखा है तो 10% नहीं लिखा रहेगा, क्या दिया रहेगा, कॉस्ट ऑफ एसेट दिया रहेगा और कितना साल हुआ एसेट चल सकता है वो दिया रहेगा, और स्क्रैप वैल्यू। स्क्रैप वैल्यू क्या होता है, जिस वैल्यू में आप डेप्रिसिएशन का लाइफ टाइम खत्म हो जाने के बाद बेच सकते हैं, दैट इज स्क्रैप वैल्यू। जैसे 15 साल बाद मानी कोई मशीन हम 50,000 में खरीदे, 15 साल यूज करने के बाद हम जानते हैं उसको बेचेंगे टूटा फूटा मूल्य में तो हमको 3,000 रुपया मिलेगा, दैट इज स्क्रैप वैल्यू। उसको हम लोग क्या बोलते हैं, स्क्रैप। ठीक है। तो एक जैसे तब डेप्रिसिएशन कैसे निकालेंगे, तब डेप्रिसिएशन इक्वल्स टू लिखेंगे हम लोग, फॉर्मूला क्या लिखेंगे, कॉस्ट ऑफ एसेट, कॉस्ट ऑफ एसेट्स माइनस स्क्रैप वैल्यू बाय लाइफ टाइम इन ईयर्स। क्या फॉर्मूला लिखें, जैसे मान लीजिए इसको हम लोग यहाँ एक ठो लिखते हैं क्वेश्चन, मैंने लिखा हुआ है कॉस्ट ऑफ एसेट, कॉस्ट ऑफ मशीनरी 1,00,000, लाइफ टाइम ऑफ मशीनरी 15 ईयर्स एंड स्क्रैप वैल्यू गिवन 10,000। मैंने ऐसा लिखा हुआ क्वेश्चन में, क्या लिखे क्वेश्चन में, कॉस्ट ऑफ मशीनरी 1,00,000, लाइफ टाइम ऑफ मशीनरी 15 ईयर्स एंड स्क्रैप वैल्यू कितना लिखे 10,000। तब डेप्रिसिएशन कैसे निकालेंगे, क्या फॉर्मूला हम लिखे हैं उसी पे चलेंगे हम, जो फॉर्मूला लिखे हैं। क्या फॉर्मूला लिखे, कॉस्ट ऑफ एसेट। तो चलिए कॉस्ट ऑफ एसेट कितना आ गया 1,00,000
माइनस क्या किया स्क्रैप वैल्यू, स्क्रैप वैल्यू में यहाँ कितना लिखा हुआ है 10,000 माइनस 10,000 डिवाइडेड बाय लाइफ टाइम ऑफ मशीन। तो लाइफ टाइम ऑफ मशीन हम कितना लिखे यहाँ पर 15 ईयर्स, तो 15 ईयर्स लिखे हैं, जिसको अगर कर देंगे माइनस कितना बचेगा 90,000 डिवाइडेड बाई 15 ईयर्स, तो कितना हो जाएगा 6,000। तो डेप्रिसिएशन फॉर ईच ईयर 6,000। समझ गए? फिर एक बार समझा देते हैं क्या लिखे हैं कि देखिए अंडर दिस मेथड डेप्रिसिएशन ऑलवेज चार्ज ऑन ओरिजिनल कॉस्ट ऑफ एसेट। स्ट्रेट लाइन मेथड में क्या होता है, डेप्रिसिएशन हमेशा एसेट का ओरिजिनल कॉस्ट में निकालते हैं, इसलिए इसको हम लोग क्या बोलते हैं, ओरिजिनल कॉस्ट मेथड भी बोलते हैं। फॉर एग्जांपल कॉस्ट ऑफ मशीनरी 50,000, मैंने एक मशीन का दाम है 50,000 रुपया, डेप्रिसिएशन चार्ज करना है 10% स्ट्रेट लाइन मेथड से, यानी 3 साल निकालने बोला है। कौन साल? 3 साल। तो जैसे 50,000 का मशीन है 10% निकाल दीजिए, पहला साल कितना हो गया 5,000, फिर दूसरा साल फिर हम उसी 50,000 में निकालेंगे 10% कितना आ गया 5,000, और तीसरा साल फिर हम उसी 50,000 में, यानी बार बार जो उसका ओरिजिनल दाम है उसी पे निकलता है, इसलिए इसको ओरिजिनल कॉस्ट मेथड भी बोलते हैं। इस जगह में हम लिखे कि समटाइम को इन क्वेश्चन रेट ऑफ डेप्रिसिएशन इज नॉट गिवन। कभी कभी क्वेश्चन में क्या होगा कि डेप्रिसिएशन का रेट नहीं दिया रहेगा, तो क्या दिया रहेगा, बट कॉस्ट ऑफ एसेट्स, क्या लिखे जाए ध्यान दीजिए, बट कॉस्ट ऑफ एसेट्स गिवन, यहाँ लिखिए बट कॉस्ट ऑफ एसेट्स गिवन टुगेदर विद इट्स लाइफ टाइम एंड स्क्रैप वैल्यू। ठीक है, तो क्या दिया रहेगा, एसेट का दाम दिया रहेगा, एसेट का लाइफ टाइम दिया रहेगा और उसका स्क्रैप वैल्यू दिया रहेगा। तब डेप्रिसिएशन कैसे निकालेंगे, कॉस्ट ऑफ एसेट माइनस स्क्रैप वैल्यू डिवाइडेड बाई लाइफ टाइम इन ईयर्स। जैसे मैं लिखे कॉस्ट ऑफ मशीनरी 1 लाख, लाइफ टाइम ऑफ मशीनरी 15 ईयर्स, स्क्रैप वैल्यू गिवन कितना 10,000। तो डेप्रिसिएशन कैसे कैलकुलेट करेंगे, कॉस्ट ऑफ एसेट 1 लाख माइनस स्क्रैप वैल्यू 10,000, लाइफ टाइम इन ईयर्स 15, तो डिवाइड कर देंगे कितना आ जाएगा 6,000। तो डेप्रिसिएशन फॉर ईच ईयर 6,000। इस बार हम चलते हैं डिमिनिशिंग में। अब हम लोग लिखेंगे दूसरा मेथड, डिमिनिशिंग बैलेंस मेथड। डिमिनिशिंग बैलेंस मेथड या रिटन डाउन वैल्यू मेथड, इसको शॉर्ट में हम लोग बोलते हैं WDV। क्या बोलते हैं, WDV है ना, रिटन डाउन वैल्यू मेथड। ठीक है, तो देखिए इसको जरा यहाँ पर हम अंडरलाइन करते हैं, ध्यान दीजिएगा ना। देखिए अंडर दिस मेथड डेप्रिसिएशन ऑलवेज प्रोवाइडेड ऑन बैलेंस ऑफ एसेट, so it's also called as reducing बैलेंस मेथड। क्या लिखें कि इस मेथड में डेप्रिसिएशन हम लोग क्या करते हैं, एसेट का बैलेंस में निकालते हैं, इसलिए इसको क्या बोलते हैं लोग, रिड्यूसिंग बैलेंस मेथड। जैसे एग्जांपल के लिए लीजिए, फॉर एग्जांपल बनी लिखते कॉस्ट ऑफ मशीनरी 50,000, depreciation at the rate of 10% by WDV रिटर्न ऑन वैल्यू। तो मानिए फॉर 3 ईयर्स निकालिए, कितना साल बोला है, फॉर 3 ईयर्स। तो देखिए फर्स्ट ईयर में जब हम निकालेंगे कितना है 50,000 है, 10% आराम से निकाल दीजिए, कितना हो गया 5,000। अब जब हम सेकेंड ईयर में निकालेंगे, सेकेंड ईयर में जब निकालेंगे तो ये जो 50,000 का एसेट्स है इसमें 5,000 क्या होगा, रिड्यूस हो गया, तो इसका वैल्यू कितना बचा हुआ है 45,000। फिर इस 45,000 पे 10% निकालिए, कितना आ जाएगा 4,500। फिर मैंने हम थर्ड ईयर जब निकालेंगे फिर कितना बचा हुआ वैल्यू 45,000 बचा हुआ है, इसमें कितना चला गया 4,500, तो इसका बैलेंस कितना बचा 40,500। फिर इसका 10% निकाल देंगे तो 4,050। तो देखिए इसमें क्या हो रहा है, पहला साल हम कितना में निकाले 50,000 में, नेक्स्ट ईयर में कितना में निकाले 50,000 माइनस 5,000, कितना वैल्यू बचा हुआ था 45,000, इसका 10% निकाले कितना हो गया 4,500। फिर जब थर्ड ईयर में हम निकाले तो 45,000 में से 4,500 माइनस कर दिए, कितना बचा 40,500, इसका 10% 4,050। तो आप लोग एक चीज़ यहाँ ख्याल कीजिए, ये लगातार क्या हो रहा है, घटते चला जा रहा है। पहला साल 5,000, फिर 4,500, फिर 4,050, ये रिड्यूस कर रहा है ना, धीरे धीरे घटते जाता है। तो इसलिए इसको हम लोग क्या बोलते हैं, रिड्यूसिंग बैलेंस मेथड भी बोलते हैं। ठीक है, ये हो गया आपको डिमिनिशिंग बैलेंस मेथड। अब हम कुछ जर्नल लिख देते हैं। देखिए जर्नल एंट्रीज
फॉर डेप्रिसिएशन। कभी कभी पूछता है कि डेप्रिसिएशन का जनरल एंट्री जी है या एमसीक्यू में पूछ सकता है, ठीक है। तो सबसे पहले फॉर परचेज ऑफ एसेट, जब एसेट्स परचेज करेंगे तब क्या एंट्री लिखेंगे, ठीक है। तो हम लोग लिखेंगे फिक्स्ड एसेट्स अकाउंट डेबिट टू बैंक अकाउंट बीइंग फिक्स्ड एसेट्स purchased. Second, for depreciation charged on asset, जब डेप्रिसिएशन एसेट पे चार्ज करेंगे क्या लिखेंगे, डेप्रिसिएशन अकाउंट डेबिट टू एसेट्स अकाउंट बीइंग डेप्रिसिएशन चार्ज ऑन एसेट। तीसरा मानिए हम एसेट को सेल करते हैं, अगर एसेट को सेल कर रहे हैं तो फॉर सेल ऑफ फिक्स्ड एसेट, किसी कारण से अगर एसेट को बेच देते हैं तो क्या लिखेंगे, बैंक अकाउंट डेबिट टू एसेट्स अकाउंट बीइंग एसेट्स सोल्ड आउट। आप देखिए एसेट को बेचिएगा तो प्रॉफिट भी हो सकता है, लॉस भी हो सकता है। तो फॉर लॉस ऑन सेल ऑफ एसेट, मानिए एसेट को बेच दें और उसमें कुछ लॉस हो गया तो उस लॉस को कैसे अकाउंटिंग करेंगे, तो उसके लिए करेंगे प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट डेबिट टू एसेट्स अकाउंट बीइंग लॉस रिकॉर्डेड ऑन सेल ऑफ एसेट। सिमिलरली अगर लॉस हो सकता है तो प्रॉफिट भी हो सकता है, तो फॉर प्रॉफिट ऑन सेल ऑफ एसेट, अगर एसेट को सेल करता है कोई प्रॉफिट होता है तो क्या लिखेंगे, एसेट्स अकाउंट डेबिट टू प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट बीइंग प्रॉफिट recorded on sale of assets। देखिए नेक्स्ट लास्ट एंट्री क्या करें हम लोग, फॉर डेप्रिसिएशन ट्रांसफर टू पीएल टू प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट। जब डेप्रिसिएशन को प्रॉफिट एंड लॉस में ट्रांसफर करेंगे तो क्या एंट्री लिखेंगे, प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट डेबिट टू डेप्रिसिएशन अकाउंट बीइंग डेप्रिसिएशन ट्रांसफर टू प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट। ठीक है, तो हम इसमें एंट्री बताया आपको कितना, ये एंट्री बताया जो उसको फिर दोबारा समझा देते। देखिए क्या लिखें, फॉर परचेज ऑफ फिक्स्ड एसेट्स, जब हम फिक्स्ड एसेट्स को खरीदेंगे तो फिक्स्ड एसेट्स अकाउंट डेबिट टू बैंक। फॉर डेप्रिसिएशन चार्ज ऑन एसेट, जब डेप्रिसिएशन चार्ज करेंगे डेप्रिसिएशन अकाउंट डेबिट टू एसेट्स अकाउंट। फॉर सेल ऑफ फिक्स्ड एसेट, जब फिक्स्ड एसेट को बेच देंगे बैंक अकाउंट डेबिट टू एसेट्स अकाउंट। फॉर लॉस ऑन सेल ऑफ एसेट, जब एसेट को सेल करने में लॉस होगा प्रॉफिट एंड लॉस टू एसेट अकाउंट, अगर प्रॉफिट होगा तो एसेट्स अकाउंट डेबिट टू प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट। ठीक है, और फॉर डेप्रिसिएशन ट्रांसफर टू पीएल, जब डेप्रिसिएशन को साल के लास्ट में पीएल में ट्रांसफर करेंगे प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट डेबिट टू डेप्रिसिएशन अकाउंट। ठीक है, यहाँ तक है। देखिए क्वेश्चन हम लिखे, सिंपल क्वेश्चन है, ये क्लास 11 के बच्चों के लिए है। ठीक है, ये सिंपल क्वेश्चन लिखे, इसको हम सॉल्व करके दिखाते हैं। ठीक है, ये डेप्रिसिएशन का चैप्टर बहुत लंबा है ना, इसमें बहुत सारा क्लासेस मेरा लगेगा। जैसे इसी में हमको बहुत सारा चीज़ पढ़ाना है, सेल ऑफ एसेट, डिफरेंट टाइप्स ऑफ सेल, परचेजेस, जब एक के बाद 2, 3, 4 खरीदेगा, वो सारा चीज़ बताना है। तो आज हम एकदम सिंपल से बता रहे हैं। ठीक है, और इसमें एक चीज़ ख्याल रखिएगा, जब डेप्रिसिएशन बनेगा तो ईयर पे ध्यान दीजिएगा कि किस ईयर पे बन रहा है, फाइनेंशियल ईयर कि कैलेंडर ईयर, ये बहुत मायने रखता है। क्वेश्चन में लिख दिया कैलेंडर ईयर तो आप लोग का अकाउंट बुक क्लोज करना है 31 दिसंबर को, अगर फाइनेंशियल ईयर लिखा हुआ है तो नेक्स्ट ईयर का मार्च में क्लोज करना है। ठीक है, आगे हम लोग आगे हम बढ़ते पढ़ाते हैं, लेकिन ये एकदम सबसे सिंपल क्वेश्चन है। इसके बाद नेक्स्ट क्लास जब चलेगा तो उस पर थोड़ा बहुत करके हम बढ़ाते चले जाएंगे। ठीक है, अभी चलिए पहले क्वेश्चन पढ़ते क्या लिखे।
ऑन 1 अप्रैल 2016 ए कंपनी परचेज्ड अ मशीनरी फॉर 95,000, कितना में खरीदा 95,000 में, एंड स्पेंड 15,000 ऑन इट्स इंस्टॉलेशन, 15,000 रुपये इसको बैठाने में खर्चा किया, मैंने इंस्टॉल करने में। लाइफ टाइम ऑफ द मशीनरी बीइंग 10 ईयर्स, मशीन कितना साल चलेगा 10 ईयर्स। आफ्टर 10 ईयर्स इट्स स्क्रैप वैल्यू विल बी 10,000, 10 साल बाद कितना बिक जाएगा 10,000 में। प्रिपेयर मशीनरी अकाउंट फॉर फर्स्ट 4 ईयर्स, ठीक है। बुक्स आर क्लोज्ड ऑन 31 मार्च, खाता कब बंद होता है हर साल 31 मार्च को, ठीक है। तो क्वेश्चन में क्या लिखे कि एक कंपनी एक मशीन खरीदा है 95,000 में, 15,000 उसका इंस्टॉलेशन चार्ज लगा है। इस मशीन का लाइफ टाइम बता रहा है आपको 10 ईयर्स, ठीक है। 10 ईयर्स बाद ये मशीन 10,000 में बिक जाएगा, ठीक है। और कोई इन्फॉर्मेशन नहीं है कि कितना % डिप्रीजन काटना है नहीं काटना है। तो थोड़ा देर पहले हम बताएं कि जब रेट ऑफ डिप्रीजन नहीं दिया जाता है तो डिप्रीजन निकालने का एक तरीका हम बताएं, तो उसी तरीका में हम लोग चलेंगे। तो पहले हम लोग क्या करते हैं, यहाँ पर लिख लेते हैं कॉस्ट ऑफ मशीन कितना हो रहा है। कॉस्ट ऑफ मशीनरी देखिए 95,000 हम खरीदे हैं और इसको इंस्टॉल करने में कितना लगा दिया 15,000, तो मशीन का दाम होगा 1,10,000। लाइफ टाइम ऑफ मशीन, मशीन का लाइफ टाइम कितना होगा 10 ईयर्स। हाँ बोला 10 ईयर्स के बाद स्क्रैप वैल्यू कितना आएगा 10,000। तो हम लोग डिप्रीशिएशन कैसे निकालेंगे, फिर डिप्रीशिएशन का फॉर्मूला में चले जाइए। डिप्रीशिएशन इक्वल्स टू कॉस्ट ऑफ एसेट माइनस स्क्रैप वैल्यू बाय लाइफ टाइम इन ईयर्स। तो देखिए कॉस्ट ऑफ एसेट कितना हुआ 1,10,000, स्क्रैप वैल्यू कितना लिखे 10,000, लाइफ टाइम ऑफ मशीन कितना लिखे 10 ईयर्स, माने हो गया 1,00,000 डिवाइडेड बाई 10, तो 10,000 पर ईयर। तो डिप्रिशिएशन पर ईयर 10,000, ठीक है। कैसे निकाले फिर बस समझ लिए, हम लिखे कॉस्ट ऑफ एसेट। तो कॉस्ट ऑफ एसेट कितना बताएं 1,10,000 माइनस स्क्रैप वैल्यू कितना, स्क्रैप वैल्यू 10,000 माइनस कर देना है 10,000, और लाइफ टाइम ईयर्स कितना 10, तो इसको तोड़ देने पे कितना आ रहा है 10,000। अब इसमें भी एक मशीनरी अकाउंट बना के दिखा था आप लोग, है ना। जैसे मैंने एक मशीनरी अकाउंट बनाएंगे, ठीक है। तो हम लिखेंगे डेट पार्टिकुलर्स अमाउंट, ये हो गया डेबिट, डेट पार्टिकुलर्स अमाउंट ये हो गया क्रेडिट। तो देखिए कब परचेस किए, डेट ऑफ परचेस कब है 1 अप्रैल 2016, तो 1/4/2016। यहाँ लिखिए टू बैंक अकाउंट कितना में खरीदे हैं 1,10,000, ये लिख दिए। जो 1/4/2016 को स्टार्ट हुआ उसका एंडिंग आएगा 31 मार्च 2017। यानी कि बाई डिप्रिशिएशन हर साल कितना डिप्रिशिएशन प्रोवाइड करना है, कितना निकाला है 10,000, तो लिख दिए 10,000। तो 1,10,000 का मशीन था, 10,000 डिप्रिशिएट कर गया, कितना बैलेंस बचा बाई बैलेंस CD 1,10,000 पे 10 चला गया, कितना बचा 1,00,000। फिर इसको जब नेक्स्ट ईयर में लाएंगे यहाँ तो ले आइए 1/4/2017 जो CD के है उसका हम क्या करेंगे टू बैलेंस BD कितना है 1,00,000। इकतीस 3/2018 को ईयर एंड होगा, तो देखिए बाई डिप्रिशिएशन कितना बोले हर साल लगाने के लिए 10,000, तो ये हो गया 1,00,000 माने 10,000 चला गया, तो कितना बचा 1,00,000 में से 10,000 माइनस करेंगे तो 90,000, तो बाई बैलेंस CD 90,000। फिर इसको हम लोग यहाँ स्टार्ट करेंगे नेक्स्ट ईयर में जब आएंगे 1/4/18, 31 मार्च 18 खत्म हुआ, नेक्स्ट ईयर का बिगिनिंग होगा 1/4/18। तो लिखिए टू बैलेंस BD कितना है 90,000, यहाँ कर दिए 90,000। इसका एंडिंग होगा 31 मार्च 2019 को, क्या लिखेंगे बाई डिप्रिशिएशन 10,000, फिर इस साल भी लगा
तो 90,000 में से 10,000 माइनस हो गया तो कितना बचा, बाई बैलेंस CD 80,000। ठीक है, तो सबसे लंबा कर लेते हैं। अब इस यहाँ पर ओपन करेंगे कब, 31/3/19 में ख़त्म हुआ तो 1/4/19 को लिखेंगे टू बैलेंस BD कितना हो गया 90,000। 31/3/2020 को साल जब क्लोज होगा लिखेंगे बाई डेप्रिसिएशन 10,000। ठीक हो गया ना 90,000 इस साइड में, तो यहाँ भी कितना आना चाहिए 90,000। तो 90,000 में से 10,000 माइनस कर देंगे तो 31/3/2020 का एंड तक इसका वैल्यू कितना बचा 80,000 रुपया। मैंने 4 साल यूज करने के बाद इस मशीन का वैल्यू कितना बचा 80,000 रुपया। ये फिर एक बार समझ लीजिए हम कैसे लिखें। यहाँ हम लिखे टू बैंक अकाउंट, पहले में क्या लिखे टू बैंक बोल के कितना लिखे 1,10,000। ये जो एसेट का वैल्यू है इसको पहले लिख दिए टू बैंक 1,10,000 और हर साल कितना डिप्रीशिएशन काटना है 10,000। तो जो साल 1/4/2016 को स्टार्ट होगा वो खत्म हुआ 31/3/2017 को, तो लिखे बाई डिप्रीशिएशन 10,000। तो 1,10,000 में से 10,000 चला गया, कितना बच गया 1,00,000। फिर इसको लिखे हैं ले आए यहाँ पर टू बैलेंस BD। ये डेट कब खत्म होता है 31 मार्च 2017 को, चालू कब होगा 1/4/17 को। टू बैलेंस BD नेक्स्ट ईयर 1,00,000 लिखे। फिर 1/4/17 का चालू हुआ, खत्म कब होगा 31/3/18 को, तो लिखेंगे बाई डिप्रीशिएशन 10,000। तो 1,00,000 में 10,000 चला गया 90,000। 31/3/18 खत्म हुआ तो चालू कब होगा 1/4/18 को। फिर जो CD हुआ था उसको यहाँ BD कर दिए टू बैलेंस BD 90,000। फिर इस साल डिप्रीशिएशन लगा तो इस साल 1 साल बाद लगेगा ना, तो 1/4/18 के बाद 31/3/19 बाई डिप्रीशिएशन 10,000। कितना बैलेंस बचा 80,000। फिर 1/4/19 को यहाँ ले आइए इसको टू बैलेंस BD 90,000। फिर साल का डिप्रीशिएशन काट लिए 10,000। ये तो बहुत सिंपल क्वेश्चन था, इसमें कुछ खास था नहीं है ना। इसके बाद हम लोग जब नेक्स्ट क्वेश्चन बनाएंगे तो उसमें हम लोग क्या करेंगे, थोड़ा सा क्वेश्चन को ट्विस्ट करेंगे, सेल वाला लाएंगे, डिफरेंट टाइप का एसेट परचेज लाएंगे। तो इसको आप लोग अभी तो सिंपल सीखा है, देखते रहिए, आप लोगों को काम देगा। अभी इनिशियल है, इसके आगे डिप्रीशिएशन का बहुत सारा क्लास करना होगा, ऐसे डिप्रीशिएशन समझ में नहीं आएगा। ठीक है, ताकि क्वेश्चन जब बड़ा होगा तब तो आपको दिक्कत होगा, इसलिए इनिशियल से ही बढ़िया से समझिए और मेरे चैनल के साथ बने रहिए। और भी आप लोग को नया चीज़ इसमें सिखाते रहेंगे हम, इसमें बहुत सी चीज़ करना है, खास करके 11 का बच्चों को भी देखना है और BCom का बच्चे को देखना ही है, क्योंकि BCom में पूरा चैप्टर ही पढ़ना पड़ता है, 11 में थोड़ा बहुत पढ़ना है, BCom में पूरा चैप्टर पढ़ना है। तो आप लोग मेरे साथ बने रहिए, मेरा चैनल को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए, लाइक कीजिए।